आप लोग 5 मिनट के लिए माइक खोल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 5 मिनट के लिए थोड़ी बातें कर लेते हैं पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले। तो बताइए जरा, एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? गुड इवनिंग सर। सर गुड ठीक चल इवनिंग। रही है तैयारी। प्रैक्टिस हो रही है जो कराया जा रहा है आपको? जी सर, ठीक चल रही है। जी देखिए, ऐसा है कि आप कितनी मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपका पढ़ा हुआ कुछ भी जो है उसका कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। प्रैक्टिस पे ही सारा काम आपका डिपेंड जो है, जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है। आपने मोची देखा है आप सबने? मोची। जी सर। ठीक है। जी। तो उसकी कोई एक खास बात नोटिस किया कि जब मोची जो है जूते में पॉलिश करता है तो पॉलिश बहुत ही कम लगाता है, लेकिन उस पर रगड़ ज्यादा करता है, रगड़ता ज्यादा है उसको ब्रश जो है। और जितना ज्यादा वो रगड़ता है, वो जो जूता है उतना ही ज्यादा चमकता है। तो मतलब साफ है, आप अपनी एजुकेशन में इसको ले सकते हैं कि जितना ही पढ़ रहे हैं, थोड़ी कम पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए। जितना ही पढ़ा है प्रैक्टिस करके वही पक्का हो गया भाई, इसमें अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आपने यहाँ पढ़ा या कहीं और से पढ़ा, और हमें लगता है कि भाई हाँ जी सब कुछ दिमाग में घूम रहा है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अक्सर एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चंस में समस्या आ जाती है, क्योंकि हम इस बात पे आ जाते हैं कि भाई सब कुछ समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। समझ में आई बात सभी को? जी सर, थैंक यू सर फॉर जी तो मोटिवेटर्स। नहीं, देखिए, मोटिवेट से ही काम चलेगा। देखिए, दुनिया का कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता बच्चों को, वो बस मोटिवेट कर सकता है। जी सर। जी। पढ़ना आप लोगों को ही पड़ेगा। अगर मैं आपके सामने पेपर ला कर रख दूं कि भाई कल एग्जाम में यही पेपर आने वाला है, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई आप ऐसे ही पेपर दे दिया पास हो जाओगे, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो कुछ भी इजी नहीं है और कुछ भी टफ भी नहीं है, अगर हम उसको टाइमली सब कुछ मेंटेन करें तो। अच्छा ये बताइए, संधि के हम 2 पार्ट कर चुके हैं, सब कुछ समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। चलिए, आपके सामने बोर्ड विजुअल है, दिखाई दे रहा, सब कुछ क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं इसका संधि का आखिरी टॉपिक, विसर्ग संधि। तो बताएगा विसर्ग संधि क्या है? जब विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका विसर्ग है, इसके साथ स्वर या व्यंजन आ जाए तो ये आपका जो इससे विकार यानी कि परिवर्तन जो होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये तो नाम से ही क्लियर होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए तो आज शुरू करते हैं आज का पहला जो है विसर्ग संधि का, कि जो पहला नियम है इसको समझिए जरा। ये कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो, यानी कि जो हमारा विसर्ग है इससे पहले अ आ जाए, ठीक है। और इसके बाद आप जो वर्ग आपने पढ़े हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ जी बोलिए। सर ब्लैक बोर्ड काफी ब्लर हो गया। ब्लर हो गया? नहीं सर, हेलो। क्लियर है। जी सर, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, तो ध्यान रखिए, एक बार फिर सुन लीजिए। अगर विसर्ग से पहले आ जाए और उसके बाद यहां पर आ जाए, या फिर 3, 4, 5, ये समझ गए क्यों लिखा मैंने? जो हमारे 5 वर्ग है उसका तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। समझ में आई बात?
जी सर। जी, इसके साथ ये आए या फिर य, र, ल, व या ह आ जाए, यानी कि इन विसर्ग के साथ में ये सब अगर आ जाते हैं तो ये आपका ओ बन जाएगा। अब देखिए, आप बोलेंगे इतना कैसे याद किया जाए, तो ध्यान रखिए, अ तो दोनों तरफ है, ये आपके 3 वर्ग हो गए, ये आपके जो घोष शब्द आपने पढ़े थे वर्णमाला में वो है। अब याद हो जाएगा, किसी को समस्या? एग्जाम्पल बता दीजिए सर। हाँ जी, एग्जाम्पल बताऊंगा। मैं इसमें बोल रहा हूँ कि अगर विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ग जो हमारे 5 वर्ग है उसमें य, र, ल, व, ह आ जाए तो जो ये विसर्ग है ये ओ बन जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। देखिए, और इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी आएगा आप लोगों के लिए, और वो कंफ्यूजन में मैं आपको दूर करूंगा जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जरा एग्जाम्पल, मैंने कहा ठीक है। अब यहां पे देखिए विसर्ग आ गया, विसर्ग से पहले अ भी है और इधर ग आ रहा है, यानी कि तीसरा जो शब्द है क, ख, ग तीसरा आ गया। अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये विसर्ग आपको किसमें बदलेगा? ओ में। तो ये अध, ये ओ बन गया, समझ में आई बात? यस सर। इसके अलावा एक और देखिए, ये यहां पे भी देखिए र में अ छिपा हुआ है, विसर्ग आ गया, यहाँ पे च, छ, ज तीसरा वर्ण आ गया। तो ऐसी स्थिति होने पे ये विसर्ग ओ बन गया, सरोज बन गया। कोई समस्या? हेलो? ये सर आ गया समझ। यस सर। ओके, क्लियर। चलिए अब मैंने लिख दिया पय जमा धर। तो यहाँ पे भी आ गया विसर्ग, यहाँ पे त, थ, द, ध चौथा वर्ण आ गया, तो पय ये ओ बन गया, धर। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो आपने तीनों शब्द यहां पढ़े, इसको पढ़ के कुछ याद आ रहा है किसी को? किसी को भी कुछ याद आया? नहीं याद आया? चलिए मैं याद दिला देता हूं। मैंने आपको एक संधि कराया था, गुण संधि। गुण संधि, याद आया? चलिए अच्छी बात है। इसमें भी मैंने आपको बोला था कि ओ की मात्रा देखने को मिलेगी जहां पर संधि होगी, और यहां पे भी संधि हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो जो है सरोज आ गया, अधोपति आ गया, पयोधर आ गया, मनोनयन आ गया, यशोदा आ गया, तो यहां पे क्या करते हैं वो गुण संधि लगा के आ जाते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें गुण संधि है या विसर्ग संधि है? बताइए। अयोधर में विसर्ग संधि। हाँ जी, हाँ जी, पयोधर में आवाज। विसर्ग संधि को मानेंगे ना? हाँ जी, तो हम पयोधर में विसर्ग संधि है, लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा विसर्ग संधि है?
इसमें तो ओ की मात्रा आई हुई है और ओ की मात्रा गुण संधि में आती है। देखिए मैं बता देता हूँ। सर ये इसमें छोटा ऊ नहीं आ रहा है सर, विसर्ग संधि में छोटा ऊ आएगा। छोटा ओ तो गुण संधि में भी आता ना, ये वाली मात्रा नहीं आती गुण संधि में। उसमें छोटा ऊ आ रहा है, यहाँ पे तो हमारे 3, 4 और 5 वर्ग के आ रहे हैं, इसमें ऊ नहीं है सर, छोटा ऊ। नहीं, मैं आपको ये दे ही नहीं रहा। चलिए मैंने आपको ये दिया ही नहीं, विच्छेद मैंने किया ही नहीं, पयोधर आ जाए डायरेक्ट। अब बताइए इसका सिंपल सा फंडा है, देख लीजिए। जहां पर भी आप इसको अगर विच्छेद करेंगे, ध्यान रखिए इस बात को, जब आप विच्छेद करेंगे तो आपको बताया था कि 2 शब्द होते हैं, इसमें दोनों तरफ सार्थक शब्द मिलेंगे इसमें विसर्ग संधि में। लेकिन अगर आप गुण संधि का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको सार्थक शब्द नहीं मिलेगा। जैसे मैं बोलूं सूर्योदय, अब इसमें ये ओ की मात्रा का मैं हटा देता हूं तो इधर सूर्य तो मिल जाएगा, इधर दय, दय कोई शब्द नहीं है, इसमें सार्थक शब्द नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए इस बात को। इसमें आपको दोनों तरफ आपको सार्थक शब्द मिल जाएंगे, ये बेसिक अंतर है। जब आप इसको विच्छेद करेंगे तो जो दोनों पद मिलेंगे आपको वो सार्थक मिलेंगे, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। सर सूर्योदय का तो संधि विच्छेद सूर्य जमा उदय होगा ना, तो दोनों का सार्थक मीनिंग तो निकल रहा है। समझिए जरा कैसे। मैंने लिखा सूर्योदय, यही बोल रहे ना, ठीक है। अगर मैं इसको इसके हिसाब से चलता हूं तो ये सूर्य हो गया, हो गया। ये विसर्ग हटा करके मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब ये तो ओ हट गया ना, अब क्या बचा? अगर विसर्ग संधि में करता हूं तो ये तो ओ हट गया, क्योंकि मैंने बताया ना ओ विसर्ग जो है वही ओ बन रहा है, यानी कि ओ की मात्रा विसर्ग बन गई यहाँ पे। तो ये आपका द ही तो बचा, ऊ कहाँ बचा आपका? यानी कि ये विसर्ग संधि नहीं है, ये गुण संधि है। बात समझ में आ रही है? यस सर। जैसे एक और देख लीजिए, तपोबल मैंने लिखा, ठीक है। इसको जरा कीजिए, तपा बल, ये हो जाए। समझ में आई बात? यस सर। अब कोई समस्या नहीं होगी? सर, हाँ जी। आपने जो स्टेटमेंट जो बताया कि गुण संधि और इसके अंदर थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देंगे। गुण संधि में यानी आपने ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपने ये बताया कि दोनों उसमें दोनों का मतलब होता है, यानी कि वो एक मीनिंगफुल वर्ड होता है और इसमें नहीं होता है। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिएगा। नहीं, देखिए गुण संधि में मीनिंगफुल नहीं निकलेगा, विसर्ग संधि में निकलेगा। आपको दोनों जो शब्द मिलेंगे सार्थक मिलेंगे, सार्थक शब्द होंगे, हाँ, विसर्ग संधि में सार्थक होंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपको उसमें ये भी चीज आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी। बताइए कोई शब्द बताइए। नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि जो आपने बताया उसके हिसाब से तो मुझे समझ आया, परंतु जैसे कि इसमें एक महाईश है, महाईश, ठीक है, तो महेश हो जाए। हाँ जी, महाईश। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओ की, भाई साहब आप ओ की बात करो, ए की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वीर जमा उचित, वीर जमा उचित, वीरोचित, तो दोनों में तो ये तो सार्थक शब्द है ना। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। आपने क्या बोला? वीर जमा उचित, ठीक है जी। ये आपने कर दिया विरोचित, यही बोल रहे ना आप? जी।
लेकिन अगर आप इसको विसर्ग संधि के अनुसार आप संधि विच्छेद कीजिए तो इधर तो आपका विरह हो गया, और ये ओ जो है यही तो बना विसर्ग यहाँ पे। अब चित, क्या यहाँ पे सार्थक शब्द मिले आपको दोनों तरफ? नहीं। नहीं मिले, नहीं मिले ना, तो यानी कि ये विसर्ग संधि नहीं है, ये गुण संधि है। समझ आई बात? जी। अगर विसर्ग संधि के अनुसार मैं उसको संधि विच्छेद करता हूं तो दोनों तरफ मुझे सार्थक शब्द होने चाहिए, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। इसीलिए ये अंतर है कि विसर्ग संधि में दोनों तरफ आपको वो मिला। आप तो डायरेक्ट ये वीर और उचित बोल रहे हैं ना, आपने तो गुण संधि का ही वो कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया। लेकिन इसको आप उसके अनुसार ले जाइए, विसर्ग संधि के अनुसार, आपको मालूम पड़ जाएगा अंतर क्या है। समझ आई बात? जी। जी, तो किसी को नोट डाउन करना है कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, लंबोदर शब्द में विसर्ग संधि होगी? आप पहले डायरेक्ट आप लीजिए। लंबोदर, इसका हम अगर करते हैं संधि विच्छेद, तो अगर आप विसर्ग संधि के अनुसार करते हैं तो आप देखिए आप क्या हो जाएगा। लंबा, ये ओ बन गया, ये दर। यहां पर हमें सार्थक शब्द नहीं मिले, यानी कि यहाँ पे विसर्ग संधि नहीं होगी, यहाँ पे गुण संधि होगी। अच्छा, समझ में आई बात? हाँ जी सर, थैंक यू सर। जहां पे कोई समस्या है, आप मैंने बार बोला है, आप उसको अलग कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वहां पे कौन सी संधि है। ठीक है? मतलब सर जो विसर्ग होगा, अगर उसकी ओ की मात्रा बनने के बाद सार्थक शब्द बनते हैं तब वो विसर्ग संधि होगी। जी जी, अगर आपको क्या नाम है, अगर कंफ्यूजन होता है तो वैसे देखिए मैक्सिमम तो आप पहचान लेंगे। मैं वहां की बात कर रहा हूँ जहां पे कंफ्यूजन हो कि ओ की मात्रा, जैसे मैंने बताया था कि गुण संधि में आता है, कंफ्यूजन आपके दिमाग में उत्पन्न होता है वहां पे। ये नहीं कि आप सारे पे अप्लाई करना शुरू कर दे, फिर टाइम वेस्टेज होगा। ओके सर। जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ विसर्ग संधि है गुण संधि है, तो वहां पे देख सकते हैं ना, तो मोस्टली आप पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ट्रिक भी मालूम है, आपको कंसेप्ट भी क्लियर कराया जा चुका है। ये थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा 2-4 पोस्टर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये आपको कंफ्यूजन ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, इसमें फिर समस्या नहीं आएगी। सर ये लंबोदर का संधि विच्छेद ऐसे भी तो हो जाएगा ना, लंब जमा उदर, तो वो गुण संधि में जाएगा ना आपका। तो इसका मतलब इसमें दोनों संधियां हैं फिर? नहीं, इसमें मैंने बताया था, इसमें विसर्ग संधि कहाँ बन रही है? नहीं बन रही है ना विसर्ग संधि, इसमें गुण संधि बन रही है। अगर इस तरह से लिखा हुआ होगा तब हम विसर्ग का ऑप्शन लगाएंगे, और अगर वैसे जैसे हम बता रहे हैं। आप कंफ्यूज मत हो। मैं सर ने ये पूछा कि भाई लंबोदर में कौन सी संधि है, आप देखिए। अब मुझे नहीं पता लंबोदर में कौन सी संधि है, ठीक है? मैं इसको बस संधि विच्छेद कर रहा हूं। अगर विसर्ग संधि के हिसाब से करूंगा तो लंब हो गया, ये आपका ओ विसर्ग में बदल गया प्लस दर। यहां पे मुझे सार्थक शब्द नहीं मिले, यानी कि ये विसर्ग संधि नहीं है, गुण संधि है। और गुण संधि में आपको मालूम है कि आपको बताया गया था कि वहां पे अ या आ के साथ उ या उ आ जाए तो ये आपका ओ बन जाता है, या ओ बन जाता है, ये बताया गया था ना जी। तो इसके अनुसार से आप इसको कर दीजिए संधि विच्छेद। क्या दिक्कत आ रही है? अब आपसे संधि विच्छेद पूछ दे, अब आपसे इसका प्रकार पूछ दे कौन से प्रकार का है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आई बात? जी। आगे बढ़े? जी सर। तो नंबर 2, अब देखिए दूसरा नियम हमारा कहता है, अगर विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, मतलब ये दोनों नहीं आने चाहिए, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है जी? तो ये जो है विसर्ग आपका
ये र में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए इसमें, इधर आपका जो आएगा वो होगा अ, उ, सॉरी, अ, उ, या फिर वही तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ जो वर्ण होते हैं, अगर ये आते हैं, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, इधर इनमें से कोई आता है, तो ये जो विसर्ग है आपका, ये र में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया नियम ये? एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, यहां विसर्ग है, यहाँ पे उ है, अ और आ को छोड़कर आया हुआ है, यहाँ पे भ आया हुआ है, प फ ब भ, चौथा वर्ण आ गया आपका। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ऐसी स्थिति आती है तो वहां पे जो विसर्ग है वो र में बदल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दू, ये र बदल गया आधा र, तो इसका आ जाएगा दुर्भाग्य। ऐसे ही देख लीजिए आप, नी जमा या नी, तो ये नी आपका देखिए ई की मात्रा आ रही है, विसर्ग आ गया, अंतस्थ आ गया, तो या ये रा में बदला निर्यात। क्लियर है सभी को? सर ये फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? आ प्लस अ या आ, मतलब विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, और उसके प्लस के आगे? प्लस के आगे अ, उ, बड़े उ, 3, 4, 5 जो वर्ग है हमारे 5 वर्ग, उसमें से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर अंतस्थ आ जाए, तो उस स्थिति में जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर निर्दोष भी इसी कैटेगरी में आता है? निर्दोष क्या लगता है आपको? क्या मैं निर्दोष, आप कीजिए, यही बोल रहे हैं ना? यस सर। क्या लगता है? आता है। फिर विसर्ग मतलब वो आप विधि आप अलग कीजिए, मालूम पड़ जाएगा आपको। सर आशीर्वाद। आशीर्वाद कीजिए इसको अलग। वैसे आशीर्वाद आपका बाद में आएगा भी। देखिए, आशीर्वाद आपने पूछा है और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे आशीर्वाद को गलत लिख के आते हैं, ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है जी। तो आशी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां लगा देते हैं। अब ध्यान रखिए कि जब भी हम पढ़ते हैं तो अगर आप यहां पे र लगा रहे हैं तो ये र जो है स से पहले पढ़ा जाएगा, ये आशीर्वाद हो जाएगा। इसीलिए आशीर सी के बाद आ रहा है तो व पे जाएगा ये र, ना कि स पे आएगा। ये ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे इसको गलत लिख के आ जाते हैं। तो ये आपके लिए शुद्ध के जो अशुद्ध आते हैं सब उसमें भी आता है, और ये आपका संधि विच्छेद। एक्सक्यूज मी सर, ये पुनर्विचार भी इसी में आएगा ना? पुनर्विचार आ जाएगा जी।
लिखना पुनः नहीं, एक मिनट, पुनः नहीं आएगा इसमें। आप इसको करेंगे। सर दो रा भी आ सकते हैं इसके अंदर, हाँ, दो रा एक साथ। देखिए ऐसा है कि आप इसमें, मैं आपको नियम बता रहा हूँ, आपके सामने में आप ऐसे शब्द पूछिएगा तो इतने सारे हो जाएंगे कि एक ही नियम पूरा नहीं हो पाएगा। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, आपसे जो सॉल्व नहीं हो रहा वो पूछिए। यहाँ पे आपको तरीका बता दिया मैंने, नियम बता दिए, इतने सॉल्व कर दिए। अब एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं होता तो बोलिए आप। तो ये जो आपने जो आशीर्वाद बताया वो इसी कैटेगरी में आएगा ना, यानी हाँ उदाहरण जी, हाँ में? जी, बिल्कुल इसी में आएगा, इसी में आएगा। ओके, ठीक है। जी जी, आगे बढ़े। सर नीरस का एक बार संधि विच्छेद करना। नीरस, वैसे मैं अगले पे ही आ रहा था। चलिए काम कीजिए, मैं आपकी बात मान लेते हैं। सर अभी नीरस फिलहाल तो इसमें इसी में आएगा ना? अभी मैं उस नियम पे आ रहा हूँ, आप पहले क्यों आप बोल रहे हैं? अब जो मैं फिलहाल समझा रहा हूँ आप उसको देखिए, अभी बहुत सारे नियम बाकी हैं इसके। ओके अभी इसको देखिए, फिलहाल इसमें कोई दिक्कत है बताइए? अगला नियम वही है जो आप बोल रहे हैं, फिलहाल इसको देखिए। इसमें कोई समस्या तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। चलिए, चलिए नियम नंबर 3 देखिए आप। अगर विसर्ग के बाद डायरेक्ट र आ जाता है तो ध्यान रखिए, इस स्थिति में विसर्ग जो है इसका लोप हो जाएगा। ठीक है जी, और जो भी मात्रा लगी होगी मात्रा दीर्घ हो जाएगी। ध्यान रखिए, अगर विसर्ग के बाद र आ रहा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और मात्रा दीर्घ हो जाएगी। इसके लिए आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए मात्रा ये रहे, इधर कोई भी लघु स्वर आ जाए या फिर दीर्घ स्वर आ जाए, कोई समस्या नहीं है। इधर र आ जाता है तो ये लोप हो जाएगा और मात्रा जो है यहाँ पे जो भी लगी होगी वो दीर्घ हो जाएगी। समझ में आई बात? सर एक बार एग्जाम्पल दे दीजिए इसका। हाँ, एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ मैं अभी, आप इसको देखिए। मैं ये बोल रहा हूँ विसर्ग के बाद र आ जाए तो ये विसर्ग का लोप हो जाएगा और इधर जो भी मात्रा लगी होगी, चाहे वो लघु हो चाहे दीर्घ हो, वो दीर्घ ही हो जाएगी। ठीक है जी। अब जैसे उन्होंने पूछा था उसको देख लीजिए। निह जमा रस, तो यहां पर लघु आया हुआ ई, र आ गया, तो ये जो मात्रा जो है लघु ये दीर्घ हो जाएगा। ये नीरस हो जाएगा। लेकिन विच्छेद कीजिएगा तो यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी। ऐसे ही आप देख लीजिए, एक निरोग, तो इसका हम करते हैं तो ये हो जाएगा निरोग। लेकिन निरोग में आपको मैं बता दूं कि ये एक विवादित प्रश्न में से एक है। जो आपके एग्जाम में जब विवाद उठते हैं उन प्रश्नों में से एक है, क्योंकि निरोग ऐसे भी लिखा जाता है और निरोग ऐसे भी लिखा जाता है, और आप
दोनों को शुद्ध पाओगे, तो कई बार ये समस्या आ जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर संधि के लिए आ जाए तो आप इसको लिखोगे, दीर्घ संधि जहां लगी हुई है, दीर्घ मात्रा जो लगी हुई है। लेकिन अगर शुद्ध अशुद्ध के लिए आ जाए तो आप इस पे निशान लगाओगे। मैं आपको बार बार बता दूं कि ये एक विवादित प्रश्न है, निरोग कई बार एग्जाम में आया है, इसको लेकर के विवाद उठा है। तो अगर संधि की दृष्टि से आएगा तो आप इस वाले निरोग पे आप निशान लगाओगे। लेकिन अगर शुद्ध अशुद्ध करने के लिए, शुद्ध शब्द चुनने के लिए आ जाएगा तो आप इस पे निशान लगाओगे। इसमें कोई समस्या है तो बताइए। इसमें किसी को समस्या? क्लियर सर। बिल्कुल। अब जो ये पूछ रहे थे नीरस में कैसे होगा, उनको भी क्लियर है? कौन पूछ रहा था? यस सर। ओके, मिटा दो इसको। यस सर। ओके, एक छोटा सा नियम था जो आपको पहले ही बताना था, जो पहला नियम बताया था, लेकिन आप लोगों के सवालों में वो बताना भूल गया। मैं पहले बता देता हूँ कि एक यहाँ पे अपवाद भी देखने को मिलता है। मैं इसलिए नियम हटा देता हूँ। यहाँ पे एक अपवाद भी बता दूं मैं आप लोगों को। वो अपवाद क्या कहता है, देखिए, अगर एक अपवाद अभी रहने दीजिए, ये अगले इसमें नियम में मिल जाएगा। अब फिलहाल आगे देखिए। सर धीरज में भी यही रूल फॉलो होगा ना? कौन सा? रूल नंबर 3। जी, चलिए एक नियम देखिए यहाँ पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आ जाता है आपका, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये नियम कहता है, मैं आप लोगों को अलग अलग करा देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर आपको कंबाइन कर दूंगा। अगर स्वर आ जाए, स्वर के बाद आपका विसर्ग लगा हो, उसके साथ च, छ या स आ जाए, वो स में बदल जाता है। ध्यान रखिए, समझ में आई बात? निश्चल सर, जैसे निश्चल। हाँ जी, हाँ जी, वहीं आ रहे हैं अभी, तो मेरे थोड़ा सा सब्र रखिए। तो विसर्ग से पहले स्वर आ जाए कोई भी, और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसमें च, छ या स आए तो वो हमारा स में बदल जाता है। जैसे इन्होंने बोला निश्चल, तो नी, तो ये आपका नी हो गया, ये आधा स में बदल गया। चला, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए न, यहाँ पे स्वर आया है न में, विसर्ग और च आ गया, तो ये आपका स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है सर, मन प्लस चिकित्सा। मन प्लस चिकित्सा क्या होगा इसका बताइए जरा। मनोचिकित्सा। मनोचिकित्सा, फिर क्या होगा इसका, कौन सी संधि होगी? सर मनोचिकित्सा हो जाएगा। मनोचिकित्सा क्या होता है? मनोचिकित्सा कहाँ होता है? मनोचिकित्सा ही तो होता है। सर समझ नहीं आ रहा, मतलब इसमें कहाँ लगेगा शाह फिर?
सर ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सर इसमें चा है तो ये तो इस वाले इसमें ही नियम में आएगा ना, ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग होगा सर। लेकिन इससे पहले ई आई आ थिंक ये रहा है। फर्स्ट में आएगा। इसमें दोनों सार्थक शब्द यही बोल रहे हैं ना आप? जी सर। अब इसको जरा देखिए ध्यान से आप, तो यहाँ पे कोई विसर्ग लगा हुआ है? मन होता है या मन होगा? मन होगा तो यहाँ पे आ गया, सर यहाँ हाँ पे विसर्ग ई आ लगेगा। गया। इसको आप देखिए जरा, मन में आ गया, ई आ गया, आ और ई क्या बने? ओ कौन सी संधि हुई? बताइए। अरे आपको बताया था भाई, अ और ई जहाँ पे आए ए बनेगा, कौन सी संधि होगी? गुण संधि। फिर और सर विसर्ग लगेगा अगर ना के बाद तो विसर्ग तब विसर्ग संधि हो जाए। बताइए ना आप। हाँ यहाँ पर तो संधि आप सर लगा गुण हो सकते हैं। जाएगी, इस केस में तो गुण हो जाएगी, और अगर विसर्ग लग जाए तो अब आप वही संधि बदलने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मन जमा ये कर देते हैं, किस आधार पे कर रहे हैं आप? इसको आप कैसे कीजिएगा जरा बताइए मुझे आप। बताइए आप, जाइए बताइए, आपने मन चिकित्सा पढ़ा है या मनोचिकित्सा पढ़ा है या मनोचिकित्सा पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? मनोचिकित्सा। मनोचिकित्सा। सर इसमें विसर्ग का फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होगा? फर्स्ट रूल जो ओ बनी है, मन जो स्वर नहीं है ना, तो उसमें जो पहला रूल बताया था, मैंने आपको बताया था, उसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण बताया था मैंने, पहला दूसरा तो नहीं बोला था आपको। जरा ध्यान से देखिए, जरा नियम जो लिखा था आपने। सर मनस चिकित्सा कुछ नहीं होता। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मनोचिकित्सा होता है। मैंने मनोचिकित्सा ही पढ़ा भाई, अगर ऐसा ना हो तो मैं देख लूंगा, मुझे तो ऐसा मनोचिकित्सा कुछ लग नहीं रहा मुझे, मनोचिकित्सा ही पढ़ा है मैंने। हो सकता है मेरी नजरों से छूट रहा हो, फिर मैं देख लूंगा, क्योंकि मैं गलत तो बताऊंगा नहीं भाई। मैं अगर कुछ क्लियर हो जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको, मैंने मनोचिकित्सा ही पढ़ा है। ओके सर क्लियर कर दीजिएगा। बाकी मैं क्लियर कर लूंगा, ओके कोई दिक्कत सर। नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मनोचिकित्सा ही होगा यहाँ पर। सर हमने भी यही सुना है, मनोचिकित्सा। मनोचिकित्सा ही होता है। मनोचिकित्सा में फिर भी जहां तक मुझे नहीं पता ऐसा होता है, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं वो क्लियर कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके सर। ठीक है जी। ओके सर फाइन। ओके चलिए, अब फिलहाल पहले आप लोगों को जो सवाल पूछने हैं, टॉपिक चला वो बाद में पूछ लीजिए, खामखा टॉपिक हमारा डिस्टर्ब होता है। पहले जो टॉपिक चल रहा है उसको क्लियर हो जाने दीजिए, क्योंकि आपका तो चलिए जो समस्या दूर हो जाती है, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और जो तारतम्यता होती है वो ब्रेक होती है कहीं ना कहीं, और फिर दिक्कत आती है। तो यहाँ पे 3 रूल एक साथ कनेक्टेड है, पहले फिलहाल ये तीनों को समझ लीजिए क्योंकि ये कनेक्टेड है। उसके बाद आपकी जो क्वेरी है आप ले लीजिएगा। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे पहला मैं बताया कि विसर्ग से पहले स्वर आ जाए, उसके बाद च छ स आ जाए तो इस समय बदल जाता है। जैसे आपका निश्चल आपके सामने लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। छल छ आ गया, ए की मात्रा आई हुई है, नी ये आधा सम बदला, ये छल, निश्चल। ठीक है जी। एक और देख लीजिए,
ठीक है। दुश्चर्य, समझ में आई बात? किसी को कोई समस्या? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इसी एक जैसे ही हैं लगभग सारे, फिर आपको कंबाइन करके भी बता दूंगा। अगर ई या उ आ रहा है विसर्ग से पहले तथा इसके बाद अ, ह, अब सी वाली लिख लीजिए, क, ख, ट, ठ या प या फिर फ, ये आते हैं। ये नियम नंबर 5 है सर। आप ये बोल सकते हैं 4A 4B बोल सकते हैं, या फिर 5 बोल लीजिए, कोई समस्या नहीं है, जैसे भी आप चाहें, क्योंकि ये नियम जो बता रहा हूँ अभी जो बताया है, एक ये इसके बाद लगभग कनेक्टेड मिलेंगे आपको, तो आप इसको 5 कर लीजिए या 4.1 या 4.2 कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, जैसा आ जाए तो ये मूर्धन्य समय आपका बदल जाता है। ठीक है जी, जैसा नियम उसमें बताया था, विसर्ग से पहले वहां कोई भी स्वर था, यहाँ पे ई या उ मिलेगा और इनमें से कोई एक मिले तो वही रिजल्ट निकलेगा आपका। ये वहां पे तलाबे से आ रहा था, यहाँ पे ये आ जाएगा, मूर्धन्य से आ जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखिए। नी, यहाँ पे ठ आ रहा है, निष्ठुर। नि प्लस कपट, निष्कपट। ठीक है, ऐसे ही आप एक और ले सकते हैं, निष्ठा। ठीक है, एक और देख लीजिए, निष्ठा। क्लियर हुई बात? क्लियर है? यस सर। कोई समस्या किसी को? यस सर। नो सर। चलिए आगे देखते हैं। इसी का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है, स्वर विसर्ग प्लस त, थ या स, ये आ जाए तो ये आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और इसमें आप देखिए, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, नि प्लस संताप, निस्संता। दो प्लस तर, दुष्टा।
समझ में आई बात? ये आपका एग्जाम में कई बार पूछ देता है, लेकिन इसमें ये अपवाद में आ जाएगा, ये अनुस्वार ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, ये अपवाद में आप मान सकते हैं। ये भी विसर्ग संधि ही है। ये क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। मस्ता, क्लियर है ये? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। आपने जो यहाँ पे उदाहरण जो दिया है अनु और स्वर का, तो इसमें डबल सा तो नहीं है ना, सिंगल ही है ना यहाँ नहीं, ये पे, मैंने आधा बताया सा। था, ये अपवाद में आएगा, आप अपवाद में बोल सकते हैं, अनुस्वार यही होगा ऐसे ही। जमा संतान लिखते हैं तो सर उसमें विसर्ग का विसर्ग ही रहता है ना, या फिर उसका भी साथ मिलेगा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर मैं कह रही हूँ जैसे निह जमा संतान होता है तो उसमें विसर्ग ही रहता है या उसका आधा सा बन जाता है? अभी मैं आपको यही बोल रहा था कि जो फिलहाल बताया जा रहा है वो देखिए, अगला नियम बाकी है, अभी वहां पे आएंगे तो आएगा ना ये नियम सर? नहीं, कुछ नियम ऐसे हैं जहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका एज इट इज कर जाता है। उसी में से है निसंतान, वो आप इसका देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताने वाला था इस चीज का। आप देखिए, आप जो बोल रहे हैं, आप यही बोल रहे हैं ना, नि प्लस संतान, यही बोल रहे हैं ना आप? यस सर। अभी यही आ रहा था। तो देखिए, आप इसको बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस शब्द को मैं ऐसे भी लिख दूंगा तो गलत नहीं है, इसीलिए मैं बताने वाला था बात। ध्यान देखिए इस चीज को। आपकी बात ठीक है, निसंतान आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी लिखा जाएगा, यहाँ विसर्ग पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। जी, ये ऊपर वाला जो नियम था ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब इसको हम थोड़ा सा कंबाइन करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सर निसंदेह में 2 बार सा आएगा? क्या लगता है आपको? आना चाहिए सर इस रूल के अकॉर्डिंग तो। बिल्कुल आएगा जी। और निहि, वो आप विसर्ग हटना हटा करके आप जब नि, जैसे मैं बताया था अभी आपको, निसंतान में निसंदेह भी आप बहुत जगह लिखा हुआ देखेंगे, जो मैंने आपको बताया, ये भी मिलेगा आपको। ये वही बात हो जाती है ना कि भाई पढ़ाने से पहले ही आप सवाल उठा देते हो। दोनों चीज मिलेगा। अब क्लियर है? जी सर। चलो, देखिए जरा, हमने जो यहाँ बात करी इस नियम में, जो चौथे नियम में जो बात करी थी, तो इसमें जो शब्द आए, वर्ण लिए हमने, वो सारे वर्ण आप जरा ध्यान से देखेंगे तो पहले और दूसरे वर्ण थे, जो हमारे वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, इसके पहले और दूसरे ही वर्ग वर्ण थे ना। यस सर। चा तो छा देखिए, ता था। हाँ जी, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, यही थे 1 और 2।
अब जरा कोई बताएगा इसके उच्चारण स्थान कहाँ से हैं, किसी को तो पता हो तो। कोई भी इनके उच्चारण उच्चारण स्थान कहाँ से हैं? कंठे तालव्य मूर्धन्य दंत्य उच्च। कंठ तालु, एक मिनट, कंठ तालव, हाँ मूर्धन्य मूर्धन्य, ओके, मूर्धा, दंत दंत और ओष्ठ। ओष्ठ। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, आपको याद है भाई, जिनको याद नहीं है वो याद होना चाहिए। ये इनके उच्चारण स्थान है, जो भी हमारे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे जो आपको मैंने नियम बताया, उसमें अगर हम इसको देखें तो ये तालु यानी कि तालव्य से बना है, तालव्य से। अब आपको याद हो जाएगा, च छ या स आ जाए तो स में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही आपने बताया दंत, तो दंत सा कौन सा होता है, ये तो त थ या स आ जाए तो दंत स में बदल जाएगा। इसके अलावा बाकी जो ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये तीनों आपके कौन से मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि अगर तालु तालव्य स, आप जानते हैं यही होता है, तो च छ या स आ जाए तो स में परिवर्तित हो जाएगा, त थ या स आ जाए स में परिवर्तित हो जाएगा। और बाकी जो 6 बच गए हैं ये सारे मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएंगे। जो आपने अभी तीनों टॉपिक, तीनों नियम किए थे, ये आप मिला लीजिए, ये वही चीज है जो आपको अभी बताया। क्लियर है सबको? यस सर। यानी ये जो व है, ये एक आपने जो मूर्धन्य में आपने बताया, कौन सा? ये शाह है, शाह। ये प है। ओके ओके, ये शाह मतलब वाह लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, ये सा। अब ठीक है, कौन सा वर्ग में आपने बताया सर अभी, क च और ये पा वाला? आप इस पर ध्यान रखिए, च जो है तालु वाला तालव्य स जी, स था जो है दंत वाला, दंत स में परिवर्तित होगा। बाकी जो बच गया 6 यानी कि क ख त ठ प फ, ये मूर्धन्य स में परिवर्तित होंगे। ओके सर, थैंक यू। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपके आज के आखिरी नियम की तरफ, जो डिस्कस भी आधा हो ही गया लगभग। देख लीजिए जरा यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ शब्द मैं लिखवा रहा हूं, जहां पे आप जो अभी बात हो रही थी, अगर आप विसर्ग हटा भी दें तो भी वही बात ठीक रहेगी, और ना हटाए तो भी ठीक रहेगी। जैसे मैंने बात किया दुशासन, तो आप दुशासन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको जैसे बताया था मैंने आपको, आधा स में परिवर्तित हो जाएगा तो दुशासन भी हो जाएगा। जैसा कि इन्होंने अभी बोला था, निसंतान दोनों तरह से लिखा जाएगा। जो मैं बताने वाला था पहले इन्होंने टोक दिया। ऐसे ही आपका इसमें निसंदेह, दुशासन हो गया, दुस्साहस, निसंकोच, ये कुछ शब्द हैं जो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा विसर्ग का। समझ में आई बात?
यस सर। तो इसी के साथ आपका विसर्ग संधि खत्म होता है, बल्कि संधि समाप्त होती है। एक बार सभी लोग पहले इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रैक्टिस सेट आपको गूगल से ही मिल जाएंगे, ना मिले तो बता दीजिए, मैं सेंड कर दूंगा, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। तब आपको असली समस्या सामने आएगी कि एक्चुअल में आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। और कोई समस्या आती है तो बताइए, नहीं तो अगली बार हम अगला टॉपिक करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।